लायक तो दोनों भी नहीं है, दोनों भी लायक नहीं है, ना तो गांधी लायक है ना तो मोदी लायक है। चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग के कमिश्नर को इनको ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जो अधिकार बाबा साहब ने हमको वोट का दिया था, वो वोट का अधिकार भी ये ईवीएम बनाकर चुरा रहे हैं। पिछली सरकार और ये सरकार, हम इसमें कोई फर्क नहीं करते, ये दोनों वही है, एक सांप है तो दूसरा नाग है, दोनों जहर घोलते हैं। अब बाहर से लोगों को लाने की बात कर रहे हो, क्या आपने भारत की ये टेबल बिल डिस्कस किया है कि आप उनको रखोगे कहाँ, उनको नौकरियां कहाँ दोगे? भारत के लोग भूखमरी से मर रहे हैं। झारखंड में एक लड़की भात करते करते मर गई, आप उसको खाना नहीं खिला सकते हो, आप बाहर से लोगों को इन्वाइट कर रहे हो कि हमारे देश में आके रहो। इस देश में जो कांग्रेस कानून लाना चाहती थी वही कानून तो बीजेपी ला रही है, तो कौन से आप एक दूसरे के विरोधी हुए, बताओ मुझे। और ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सब सही चल रहा है, ये बात तो उन्होंने यूएस में जाकर कही थी कि भारत में सब चंगा सी। तो अगर भारत में सब ठीक है तो बैंक कर्मचारी स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? अगर इस देश में सब ठीक है तो विद्यार्थी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? किसान 10-15 लाख किसान सड़कों पे 4 महीने से अपने बीवी बच्चों के साथ बैठे हैं। इस देश का मुस्लिम शाहीन बाग के माध्यम से पूरे देश भर में आंदोलन कर रहा है। देखिए, संविधान सुरक्षा आंदोलन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि संसद जो है वो बेलगाम हो गई है। अंदर जो ऑपोजिशन जिनको हमने चुनकर भेजा था वो चुप बैठी है, शेड्यूल कास्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुप बैठे हैं। तो ये इनको लगाम लगाने के लिए, इनको काबू करने के लिए, ये जो आज एक कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं कि आज संसद में हम बहुमत में हैं, इनके ऊपर लगाम लगाने के लिए, इनको बताने के लिए कि संसद में आप भले ही बहुमत में हो, राज्यसभा में भले ही भारी मात्रा में हो, लेकिन देश में हम बहुमत में हैं। और ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सब सही चल रहा है, ये बात तो उन्होंने यूएस में जाकर कही थी कि भारत में सब चंगा सी। तो अगर भारत में सब ठीक है तो बैंक कर्मचारी स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं? अगर इस देश में सब ठीक है तो विद्यार्थी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? किसान 10-15 लाख किसान सड़कों पे 4 महीने से अपने बीवी बच्चों के साथ बैठे हैं। इस देश का मुस्लिम शाहीन बाग के माध्यम से पूरे देश भर में आंदोलन कर रहा है। ये सब होने के बावजूद देश का प्रधानमंत्री कहता है कि देश में सब ठीक है। ये देश में ठीक है कहना चाहते हैं या अंबानी के घर में सब ठीक है ये कहना चाहते हैं? इस देश का जीडीपी जब -24, -32 पे जहां पहुंचा था, तब अंबानी 7वें क्रमांक पर पहुंच गया। सबसे अमीरों के सूची में सबसे 7वें क्रमांक पर पहुंच गया। वर्ल्ड के 7वें क्रमांक पे आ रहा है। तो ये कैसा बैलेंस है कि देश नीचे जा रहा है और उसी देश में रह रहा अंबानी ऊपर जा रहा है? तो ये किसके लिए बोल रहे हैं कि भारत में सब ठीक है? क्या अंबानी के घर के बारे में आप बात कर रहे हो? सर, लगातार 2 कंपनियों पे निशाना बनाया जा रहा है, अडानी अंबानी पर। ऐसी बहुत सारी कंपनियां पिछली सरकारों में भी आगे थी, तो ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलरली निशाना बनाने की कोशिश। देखिए, पिछली सरकार और ये सरकार, हम इसमें कोई फर्क नहीं करते, ये दोनों वही है, एक सांप है तो दूसरा नाग है, दोनों जहर घोलते हैं। इस देश में जो कांग्रेस कानून लाना चाहती थी वही कानून तो बीजेपी ला रही है, तो कौन से आप एक दूसरे के विरोधी हुए, बताओ मुझे। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी है ही नहीं, ये तो एक ही पार्टी है। जो मुद्दों को लेकर कांग्रेस एक समय में बिल लाया करती थी, वही मुद्दों को लेकर बीजेपी ने बिल लाया हुआ है। तो हम इन दोनों को अपनी पार्टी नहीं मानते। विकल्प क्या होगा? इसका मतलब बाबा रामदेव ठीक कहते हैं कि विकल्प नहीं है प्रधानमंत्री। ऑब्वियसली पोजीशन में भी कोई नहीं है ताकतवर इस तरह। इस देश के प्रधानमंत्री इसलिए प्रधानमंत्री बन पाए क्योंकि उनको कोई ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी क्या देश के नेता बन सकते हैं? क्या राहुल गांधी में उतनी लीडरशिप क्वालिटी है? इस देश में हमने मोदी जी को सिर्फ उनके बातों के लिए चुन लिया कि वो अच्छा बात करते हैं। उनको तो फैक्ट्स भी पता नहीं होते कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ और उनकी डेथ कब हो गई, कुछ भी बकवास करते रहते हैं। लेकिन लोगों को वो टीवी में जैसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट देखकर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, वैसे हमने इनके भाषण देखकर इनको प्रधानमंत्री बना दिया है। तो लायक तो दोनों भी नहीं है, दोनों भी लायक नहीं है, ना तो गांधी लायक है ना तो मोदी लायक है। लेकिन ये तीसरे ऑपोजिशन को खड़ा ही नहीं होने देते। इस तरीके से CNRC का आप लोगों ने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो
भाजपा सरकार है, चुनावों में जाके बंगाल में, असम में यही कह रही है कि हम सीए लागू करेंगे। अगर Obviously. भाजपा वहाँ जीतती है तो मतलब लोगों को भी विश्वास है सीए एनआरसी पर या भाजपा पर? देखिए, इन्होंने सीए एनआरसी के लिए इतना गलत प्रचार कर रखा हुआ है, लोगों को भ्रमित कर रखा हुआ है कि सीए एनआरसी के माध्यम से यहाँ का रजिस्टर बनवाया जाएगा, यहाँ का सारा कानून। सीए आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में सभी लोगों को न्याय समान मिलेगा, किसी की जाति, किसी का धर्म नहीं देखा जाएगा। तो सीए एनआरसी में आप कहते हो कि भारत के मुसलमानों को छोड़कर हम सबको यही रखेंगे और भारत के बाहर से हिंदुओं को हम लेकर आएंगे, तो ये कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। और आप मुझे बताओ, आज देश के लोगों के पास नौकरियां नहीं है, आप बाहर से लोगों को लाने की बात कर रहे हो। क्या आपने भारत की ये टेबल बिल डिस्कस किया है कि आप उनको रखोगे कहाँ, उनको नौकरियां कहाँ दोगे? भारत के लोग भूखमरी से मर रहे हैं। झारखंड में एक लड़की भात करते करते मर गई, आप उसको खाना नहीं खिला सकते हो, आप बाहर से लोगों को इन्वाइट कर रहे हो कि हमारे देश में आके रहो। क्यों? क्योंकि आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना है, आपको वोटर्स चाहिए। तो इस देश को पता है, मोदी जी को पता है कि हम 1 साल लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 साल बना सकते हैं, हमेशा नहीं बना पाएंगे। इसलिए बाहर से नए वोटर्स ला रहे हैं, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, वहाँ के हिंदू लाएंगे और ये हिंदू यहाँ पर आकर वोटर किसके बनेंगे? जिन्होंने हमको इस देश में लाया है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को समझना चाहिए। मैं देख रहा हूँ गांव-गांव में जब जाता हूँ, क्या इन लोगों ने जहर फैलाया है कि देखो सामने वो मुसलमान का घर है, एनआरसी लागू होने पर इस मुसलमान का घर मैं आपको दे दूंगा। आज लोगों को बता कर रखा है कि ये घर तेरा होगा, ये ज़मीन तेरी होगी, ये खेत तेरा होगा। तो लोग खुशी मना रहे हैं कि एनआरसी लागू होते ही मुझे ये घर मिल जाएगा, मुझे ज़मीन मिल जाएगी। ये इस तरह से अगर एनआरसी सीए लागू होता है, आप आसाम में जाके देखो, 19 लाख लोगों की नागरिकता चली गई है, डिटेंशन सेंटर में है और 40 to 50% ये सारे हिंदू हैं, हिंदुओं की। और हिंदू कौन से? SC ST OBC के हिंदू है। ऐसे लोगों की नागरिकता चली गई है। बंदूक रखी है मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमान को आगे किया है। असली टारगेट इनका SC ST OBC है। सर, अभी द वायर ने एक आर्टिकल छापा है SC ST रिजर्वेशन को लेकर कि सरकार कोई बिल लाना चाहती है, तो क्या रिजर्वेशन खत्म करने के चक्कर? देखिए, ये बात तो शुरू हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात शुरू की है कि क्या इतने साल के बाद भी रिजर्वेशन होना ज़रूरी है? तो कहीं ना कहीं आगे चलकर ये रिजर्वेशन को ख़त्म कर देंगे और ये रिजर्वेशन को सीधा ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ पर रिजर्वेशन लागू होता है उसको पहले प्राइवेटाइज कर दो, उसको ख़त्म कर दो, रिजर्वेशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो ये इनकी रिजर्वेशन के खिलाफ, क्योंकि जो लोग SC ST के लोग, OBC के लोग, जिनको स्कूलों में बैठने तक की इजाज़त नहीं थी, वो बाबा साहब के संविधान का बेनिफिट लेकर आज मैनेजर्स बन गए, बड़े बड़े पोस्ट पे क्लास 1 ऑफिसर्स बन गए, IAS ऑफिसर्स बन गए। अगर ये रिजर्वेशन हटा दिया जाए तो SC ST OBC के लोग इस पोस्ट पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये आगे चलकर रिजर्वेशन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लगातार ईवीएम को लेकर भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आसाम में इत्तेफाक से एक ईवीएम बीजेपी नेता की गाड़ी पर गई और हर चुनाव में लगभग इत्तेफाक ही होता है, तो क्या इत्तेफाक होता है या जानबूझ के पर गिरा? नहीं, देखिए, इत्तेफाक अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है हर चुनाव में। देखिए, चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग के कमिश्नर को, इनको ऑफिशियली बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ये बीजेपी की ओर से ये आज इतनी बड़ी देश की संस्था जो आने वाले 5 सालों में कौन राज करेगा ये तय करने वाली है, वही अगर ये बात करने लग गई कि गलती से ईवीएम मशीन बीजेपी के हमने विधायक को देकर रखी थी, ये कौन सी गलती होती है? गलती से ईवीएम मशीन किसी स्टाफ के गाड़ी में मिलती, किसी कर्मचारी, इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी के गाड़ी में मिलती। ईवीएम मशीन बीजेपी के MLA के गाड़ी में मिल रही है, तो क्या इलेक्शन कमीशन का ऑफिस बीजेपी के ऑफिस में है? तो ये इसलिए ईवीएम मशीन इस देश से बैन होनी चाहिए। जो अधिकार बाबा साहब ने हमको वोट का दिया था, वो वोट का अधिकार भी ये ईवीएम बनाकर चुरा रहे हैं। सर, एक सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने कहा कि हम 50 साल नहीं जाएंगे, तो आत्मविश्वास जो है उनका ईवीएम पर है कि जनता पर है? देखिए, जनता पर अगर भरोसा होता उनको, तो वो आज जिस तरह से बता रहे कि हमने बांग्लादेश के लिए आंदोलन किया था, इसके लिए आंदोलन, और अगर जनता, भारत के जनता पर विश्वास होता तो सीए लागू करके बाहर से हिंदू मंगाने की ज़रूरत थी? बाहर से हिंदू मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इनको पता है कि हम ज़्यादा इस देश के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते।
अभी आपने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों साथ नाथ हैं। अगर ये दोनों साथ नाथ हैं, जनता फिर उसके लिए ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन हम लोगों को खड़ा करना होगा और वो है, देखिए भारत का जो गोदी मीडिया है ये तीसरे पार्टी को कभी बताता ही नहीं है। इस देश में अगर मोदी का कोई विरोधक है या मोदी का कोई ऑप्शन है तो कांग्रेस है, और कांग्रेस का अगर कोई ऑप्शन है तो बीजेपी है। क्या देश में तीसरी पार्टी है ही नहीं? क्या तीसरा कोई पक्ष है ही नहीं? तो ये किसी को आगे नहीं आने देना चाहते। ये जो ईवीएम है, ये ईवीएम भी कांग्रेस के काल में आई हुई है, और इसलिए कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के देश को अब तीसरा विकल्प चुनना होगा। चाहे वो स्टेट की पार्टियां इकट्ठा करके तीसरा विकल्प देना होगा। गांधी और मोदी इस देश के विकल्प नहीं हो सकते। सर, एक सवाल आखिरी है कि किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, सरकार के मैनिफेस्टो में ये बिल थी, तो क्या विपक्ष की नाकामयाबी है कि किसान को पहले नहीं समझा पाए? नहीं, देखो मैनिफेस्टो में कभी इस देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के ऐसा एक्ट हम लाने वाले हैं इस पे कभी वोट नहीं मांगे, कभी ये इनके मैनिफेस्टो में नहीं था। और आपने किसान बिल इंट्रोड्यूस किया ही नहीं, इसको सीधा लागू कर दिया। इसलिए हम इसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। संविधान कहता है कि कोई भी बिल अगर पास करना है तो आपको संसद में उसकी चर्चा करनी है, वो बिल टेबल पर लाना है। किसी भी स्टेट ने इसको मंजूरी नहीं दी, किसी स्टेट को पूछा नहीं गया और सीधा ये बिल लागू कर दिया गया। तो ये बिल बना कहाँ पर है? क्या संसद में ये बिल बना है या अंबानी के घर पे बना है, अडानी के घर पे बना है? टाटा के आप जाकर देख लो, उन्होंने बड़े बड़े वेयर हाउसेस तैयार कर रखे हैं। वो कॉन्फिडेंस में है कि ये सारा माल जो है हमको मिलने वाला है। इतने बड़े बड़े वेयर हाउसेस हमारा आम किसान बना पाएगा? यानी इनसे मिट्टी के दाम पर ये आप खरीदोगे और सोने के भाव में भेजोगे, और अब वही किसान उसी के ज़मीन पर बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा। तो इसलिए ये जो एक्ट है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। कभी भी इन्होंने इस एक्ट को लेकर वो जनता से वोट्स नहीं मांगे। अगर ये एक्ट को लेकर ये मांगते तो मुझे नहीं लगता ये कभी सत्ता में आ सकते थे। अभी जिस तरीके से किसान कई जगह हिंसक पाए गए हैं, बीजेपी नेताओं की पिटाई हो रही है, सांसदों की पिटाई हो रही है, तो क्या किसान अब ये रास्ता अपना रहे हैं बिल वापसी का? देखिए, किसान 4 महीने से ऊपर हो चुका है, आज भी वो कंट्रोल में ये सारा आंदोलन कर रहा है। अगर सोचिए इस देश में अराजकता अगर निर्माण हो गई, आज सिर्फ सिंगू बॉर्डर, ये बॉर्डर पे यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया, वैसे भी हम मरने वाले हैं, वैसे भी आप हमारी ज़मीन छीनने वाले हैं। तो अगर इस देश के प्रधानमंत्री ने इन मुद्दों को एड्रेस नहीं किया तो इस देश में अराजकता फैल सकती है। इसलिए हम मोदी जी से ये अपील कर रहे हैं कि इस मुद्दे को एड्रेस करो, सॉल्यूशन दो, इसके लिए कोई तो सॉल्यूशन दो। 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, आप इसके लिए कोई बात नहीं कर रहे हो। वो क्रिकेटर की सिर्फ ये छोटी उंगली टूट गई, उसको फ्रैक्चर आ गया, तो मोदी जी ट्वीट करके उस क्रिकेटर के लिए दुआई करते हैं। तो हमारे 25-25 लाख लोग किसान आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे वहाँ पर मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, किसान की आय दुगनी हो जाएगी। वहीं नीति आयोग के सदस्य ने कहा है अभी कि किसान समझ नहीं पा रहे, बिल लागू होने से उनकी आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। देखिए, एक तो ये स्मृति ईरानी ऐसे ही कुछ एक्ट्स की खूबियाँ गिना रही थी जिसे खुद को पता नहीं है कि एक्ट क्या है। तो ये लोग, अब मुझसे ज़्यादा किसानों को पता है कि उनके हाथ से क्या जाने वाला है। क्या मोदी जी ने कभी किसानी की है? क्या जो किसान मिनिस्टर्स है, क्या कभी उन्होंने खेत जोते हैं? तो इससे सबसे ज़्यादा नॉलेज किसको है? जो लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, एक आदमी गलत हो सकता है, 100 आदमी गलत हो सकते हैं, क्या 10-15 लाख लोग गलत हो सकते हैं? क्या हमारी 80-80 साल के जो लोग आज रास्तों के ऊपर बैठे हैं 4-4 महीने से, क्या उनको अपना घर प्यारा नहीं है? उनको अपने बच्चे प्यारे नहीं है? क्या उनको अपना काम नहीं करना है? तो क्या मोदी जी ये बताना चाहते हैं कि हमको सब समझ में आ गया है, तुमको नहीं आ रहा? उनको भी तो पता चल रहा है कि ये कानून लागू होने से हमारी कितनी बड़ी जो अधिकार है वो छीनेंगे। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।